दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। हालांकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक उमाशंकर उर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद नामक संत चर्चा में है। वो अपने आप को शंकराचार्य घोषित करते हैं, लेकिन माना जाता है कि वो इस पद नाम का दुरुपयोग करते हैं और अदालतों ने बाकायदा एक आदेश जारी कर ये कहा है कि वो इस पदनाम का दुरुपयोग ना करें। कहा जाता है कि उनको कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार यानी गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त है और वो अपने संपूर्ण धार्मिक बयानबाजी गांधी परिवार के इशारे पर करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उनके सारे बयानों को देखने के बाद ये लगता है हिंदू धर्म को बदनाम करना है। हिंदुओं के धर्मों के उत्सव के अवसर पर, कुछ आयोजनों के अवसर पर कुछ अराजकता फैलाना ऐसा उनका उद्देश्य है। ऐसा हमने अतीत में भी देखा है और ऐसा ही हमने कुंभ मेले में भी देखा है, जब उन्होंने प्रशासन की चेतावनी के बावजूद वहां पर अव्यवस्था फैलाने की एक भरपूर कोशिश करी। संभवतः अभिमुक्तेश्वरानंद जी ये चाहते थे कि प्रयागराज स्थित माघ मेले में व्यवस्था फैल जाए, कोई भगदड़ हो जाए, श्रद्धालुओं की मौत हो जाए, जिससे विपक्षी दलों को भाजपा के ऊपर, सरकार के ऊपर उंगली उठाने का अवसर मिले। लेकिन फिलहाल आज मैं इस मसले पर बात नहीं कर रहा हूँ। आज बात कर रहा हूँ कि एक बार फिर ईरान पर किसने जलाई ईरान में मस्जिदें, क्योंकि इस वक्त ईरान की सरकार इस बात को लेकर बहुत मुखर है। फिलहाल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का एक रिकॉर्डेड वीडियो सामने आया है और जिसमें उन्होंने ये दावा करा है कि पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान ईरान की 250 से ज़्यादा मस्जिदों को आग लगा दी गई। अली खामनेई ने अपने बयान में कहा, जिन्होंने भी इन मस्जिदों को आग लगाई है वो दुश्मन सेना के लोग हैं। उन्होंने कहा कि वो आतताई लोग हैं, वो दंगाई लोग हैं और वो आतंकवादी लोग हैं। अली खामनेई ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि सरकार उन लोगों से बेहद सख्ती से निपटेगी जिन्होंने भी ईरान में इन 250 मस्जिदों को आग लगाई है। इससे पूर्व ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान भी एक सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान सरकार मस्जिदों में आग लगाने की घटना को लेकर बेहद चिंतित है। ये खबरें सरकार को परेशान करने वाली हैं। उन्होंने भी अपने बयान में उन लोगों के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया जिन्होंने इन मस्जिदों को आग लगाई। हालांकि ईरान के अंदर इंटरनेट बंद है, विदेशी प्रेस की को ईरान के अंदर से कवरेज करने पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन ईरान का सरकारी मीडिया भी फिलहाल जलाई गई मस्जिदों के फोटो और वीडियो वायरल कर रहा है। ईरान के तमाम मीडिया संस्थान, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे वो प्रिंट मीडिया है, देश के उन मस्जिदों के वीडियो प्रसारित कर रहे हैं जिसमें ईरान की वो पवित्र मस्जिदें जलती हुई दिखाई दे रही हैं या जली हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान सरकार ने स्पष्ट कहा है कि वो इन प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटेगी। अब उन्होंने एक बात और भी कही है। इससे पूर्व आपको याद होगा ईरान के राष्ट्रपति ने बयान दिया था कि ईरान के हालात इतने खराब हैं कि अब हम नहीं संभाल सकते। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं वो आए और सत्ता संभाल लें, और यदि वो हालात संभाल सकते हैं तो संभाल लें। लेकिन अब उनका रुख भी सख्त है। उन्होंने कहा
प्रदर्शनकारियों से अब उनकी सरकार सख्ती से निपटेगी। सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने अब इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्शनकारी जिन पर ईरान के सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, हजारों की संख्या में मारे गए। हालांकि इससे पूर्व ईरान की सरकार यह स्वीकार नहीं करती थी और ऐसी खबरों का खंडन करती थी, लेकिन अब वो बेखौफ स्वीकार कर रही है कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। और सिर्फ मारे ही नहीं गए, अब वो यह भी दावा कर रही है कि वो देश भर से प्रदर्शनकारियों को ढूंढ कर निकालेगी और पूरी सख्ती के साथ इन प्रदर्शनकारियों को कुचल देगी। ईरान की सरकार फिलहाल बेहद आक्रामक दिखाई दे रही है अपने प्रदर्शनकारियों के प्रति। आखिर इसका कारण क्या है? क्या ईरान की सरकार अब यह मान चुकी है कि अब अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा? क्या ईरान को चीन, रूस और उसके जो भी मित्र राष्ट्र हैं उनकी सरकारों ने और उनकी खुफिया एजेंसियों ने इस बात की पक्की सूचना दे दी है कि ईरान ने जो धमकी दी थी कि यदि इस बार ईरान पर हमला हुआ तो ईरान अपने न केवल आसपास के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा बल्कि इजराइल पर पूरी क्षमता से वार करेगा। उस ईरान के दावे के परिणाम स्वरूप क्या इजराइल की सरकार डर गई है? क्योंकि ईरान समर्थक मीडिया का यह कहना है कि इजराइल ने अमेरिका को हमला ना करने के लिए मना लिया है। इस मीडिया का यह भी कहना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात से डरे हुए हैं कि यदि इस बार ईरान ने अपना फुल फ्लैज आक्रमण किया और अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो इजराइल में बड़ी संख्या में जान और माल का नुकसान हो सकता है। और उस परिस्थिति में बहुत किनारे के बहुमत पर टिकी हुई बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है और इजराइल की संसद में यह दल अपना बहुमत खो सकता है। हालांकि मित्रों, इजराइल डर गया है। इजराइल ने डर के मारे अमेरिका को ईरान पर हमला ना करने के लिए मना लिया है। ऐसी रिपोर्ट पर मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास नहीं करता। यदि ईरान जिस दिन डर जाएगा, जिस दिन इजराइल डर जाएगा, उस दिन इजराइल का अंत हो जाएगा। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ बैठा है। चाहे वो देश मुस्लिम इस्लामिक देश जो आज इजराइल के दोस्त हैं और चाहे वो देश जो इजराइल के दोस्त नहीं हैं, वो सब जिस दिन ये जान जाएंगे कि इजराइल हमसे डर गया है, उस दिन वो इजराइल के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं ऐसी रिपोर्ट्स पर विश्वास नहीं करता कि इजराइल डर गया। लेकिन यदि ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, यदि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अब यह कह दिया है कि अब हम प्रदर्शनकारियों से बात नहीं करेंगे, निपटेंगे, यदि ईरान का सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने अभी दावा कर दिया है कि हाँ, हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए और मारे जाएंगे, और उन्होंने यह भी दावा कर दिया है, इस स्वीकार भी कर लिया है कि प्रदर्शनकारियों ने ईरान की 250 पवित्र मस्जिदों को आग लगाई, और यह भी कहा है कि उनको आग लगाने वालों से हम सख्ती से निपटेंगे। वो दुश्मन सेना के लोग हैं, वो आतंकवादी लोग हैं,
उनको विदेशों में ट्रेन किया गया है, उनको विदेशी लोगों ने ट्रेन किया है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ईरान सरकार के मन में यह बात है कि शायद अमेरिका हमसे डर गया है, शायद इजराइल हमसे डर गया। हालांकि जो दूसरा खेमा है उसका यह दावा है, जिसने पहले भी कहा था कि अब उसको इजराइल ने, सऊदी अरब ने, कतर ने और ओमान ने ईरान को 55 ठिकानों की लिस्ट, ईरान के 55 ठिकानों की लिस्ट अमेरिका को दी है और कहा है कि पहले ही झटके में इन 55 स्थानों पर आक्रमण किया जाए। उससे ईरान ध्वस्त हो जाएगा, ईरान धराशायी हो जाएगा। और उन 55 ठिकानों पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका ने अपनी रणनीति को बदला है, अपनी सेना की लोकेशन को बदला है। और जो उसका यूएसएस अब्राहम लिंकन बेड़ा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो चला है, वो 22 तारीख को पहुंचेगा और वो अपने इस दावे पर कायम है कि 22 तारीख के बाद कभी भी ईरान के ऊपर अमेरिका आक्रमण कर सकता है। सच क्या है फिलहाल इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि फिलहाल ट्रंप ने कई सारे मोर्चे खोल रखे हैं। पहले वो ईरान के ऊपर बहुत आक्रामक थे, अब वो ग्रीनलैंड को लेकर बहुत आक्रामक है। फिलहाल अब ग्रीनलैंड के बाद उन्होंने कनाडा का फ्रंट भी खोल दिया। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोटो शेयर किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ग्रीनलैंड पर झंडा फहरा रहे हैं और उनके बगल में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खड़े हैं और उनके साथ में ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो खड़े हैं। यही नहीं, उन्होंने इसमें यह भी दावा कर दिया है कि कनाडा का अमेरिका में विलय हो गया है और वो अमेरिका का 51वां राज्य बन गया है। तो इसलिए फ्रंट बहुत सारे खुले हुए हैं। और हालात यह है कि इस वक्त पूरे यूरोप में उबाल है। पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा वर्ग डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है। यहां तक कि अमेरिका का बहुत करीबी सहयोगी इस वक्त ब्रिटेन भी नाराज स्थिति में है और ब्रिटेन में विपक्ष के नेता ने डोनाल्ड ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। सवाल है, तो क्या वास्तव में अब अमेरिका ने अपने इरादे बदल दिए हैं? क्या वास्तव में अमेरिका कुछ बातों को लेकर चिंतित है, जिसमें एक चिंता की खबर यह भी है कि खाड़ी के दो मजबूत इस्लामिक देश यूएई और सऊदी अरब में भी टकराव पैदा हो गया है। फिलहाल ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अराजकता के दौर में प्रवेश कर रही है और जो जहां पर भी संभव है वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा यमन के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि यमन में एक सरकार है, लेकिन यमन के बहुत बड़े इलाके में हूथी विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है, जो ईरान के समर्थक माने जाते हैं। दूसरी ओर जो कब्जा यमन की सरकार के कब्जे में है, जो इलाका यमन सरकार के कब्जे में है, उसमें से काफ़ी ऐसा इलाका जिसमें बहुत सारे तेल और गैस है और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसकी रक्षा का जिम्मा यूएई के पास है और ये दावा किया जाता है कि यूएई वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक है। इसी तरीके से यमन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तेल है और गैस है, और वहाँ पर सऊदी अरब के ने अपने ठिकाने बना रखे हैं और उनकी रक्षा सऊदी अरब करता है।
और ये दावा किया जाता है कि वहाँ के खनिज और तेल और गैस का जो दोहन है वो सऊदी अरब करता है। फिलहाल पिछले दिनों सऊदी अरब की सेना ने यमन के उन ठिकानों पर हमले करे जिन ठिकानों की सुरक्षा का जिम्मा यूएई के पास है। जवाब में यूएई की सेना ने भी सऊदी अरब के उन ठिकानों पर, यमन स्थित उन ठिकानों पर कब्जे करे जहां पर कि सऊदी अरब का कब्जा है। मतलब यमन को लेकर दो बड़े इस्लामिक देश यूएई और सऊदी अरब भी आमने सामने हैं और इस मसले पर पाकिस्तान की सेना भी विभाजित है। हालांकि मैं इस पर एक अलग से आपसे बात करूंगा। ईरान की सेना के रिटायर्ड जनरल विभाजित है। सेना का एक ग्रुप, रिटायर्ड जनरलों का एक ग्रुप यूएई के साथ है और यूएई की सरकार की मदद कर रहा है, उसकी रक्षा नीतियों को निर्धारित कर रहा है, उसकी रक्षा जरूरतों को देख रहा है और उसको आक्रामक कार्रवाइयों के लिए सलाह दे रहा है। जबकि पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कमांडरों का एक ग्रुप सऊदी अरब की सरकार की मदद कर रहा है और सऊदी अरब के सेना के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यही नहीं, फिलहाल पाकिस्तान के वर्तमान सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल भी इस मामले में सक्रिय रोल निभा रहे हैं और माना जाता है कि वो सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब ने पिछले दिनों उनको अपना सर्वोच्च सम्मान भी दिया था। यूएई भी फिलहाल चिंतित है और यूएई के राष्ट्रपति ने कि वहाँ पर शाह ने पिछले दिनों पाकिस्तान की एक यात्रा करी थी जो मात्र 2 घंटे के लिए थी। हालांकि कहा यह गया था कि वो एक पक्षी के शिकार के लिए पाकिस्तान आए थे, लेकिन अब इस बात की चर्चा इसलिए और बढ़ गई कि वो मात्र 1.25 घंटे की यात्रा पर दिल्ली भी आए। आखिर एक देश का राष्ट्राध्यक्ष 2 घंटे के दौरे पर पाकिस्तान जाए और 1 घंटा 50 मिनट के दौरे पर भारत आए और तुरंत ही लौट जाए, यह अपने आप में बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। ऐसा लगता है कि यूएई के शाह कुछ ऐसे संवेदनशील विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करने आए थे जिनकी बातचीत फोन पर नहीं करी जा सकती थी, हॉटलाइन पर नहीं करी जा सकती थी या जिस पर विचार करने के लिए किसी दूत को नहीं भेजा जा सकता था। कुछ लोगों का कहना है कि इस बातचीत का संबंध अमेरिका ईरान टकराव से था, तो कुछ लोगों का कहना है कि यूएई के राष्ट्राध्यक्ष के शाह भारत और पाकिस्तान का मन टटोलना चाहते थे कि यदि यूएई और सऊदी अरब में टकराव बढ़ा तो भारत और पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी। अनेक लोगों का मानना है कि सऊदी अरब और यूएई के टकराव के चलते अमेरिका ने ईरान के ऊपर अपने हमले को टाला है और अमेरिका इस हमले से पहले ये चाहता है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच का जो टकराव है वो समाप्त हो जाए और जैसे ही हमले को समाप्त होगा यूएई और सऊदी अरब का ये टकराव समाप्त होगा, अमेरिका अपने हमले को अंजाम देगा। लेकिन मैं सारी बातों से सहमत नहीं हूं। मुझे आज भी उन अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विशेषज्ञों की बात पर पूरा विश्वास है जो ये कह रहे हैं अमेरिका उचित समय की तलाश में है। और वो किस समय की तलाश में है, उनका ये पक्का दावा है, उनका ये पक्का आकलन है और उनकी ये विश्वासनीयता भी है। उनका कहना है कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की एग्जैक्ट लोकेशन इजराइल और अमेरिका को नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमला रुका हुआ है और इजराइल अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट कैरियर
जिसकी कमान यूएसएस अब्राहम लिंकन बेड़े के पास है। जैसे ही 22 तारीख को वो मिडिल ईस्ट में पहुंचेगा और उसके बाद जैसे ही जासूस मोसाद के और CIA के आयतुल्लाह अली खामनेई की लोकेशन अमेरिकी सेना को दे देंगे, उसी क्षण अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। उनका ये भी दावा है कि जिस सुबह को हमला होना था ईरान के ऊपर, कहा जाता है उसी रात इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के वो 2 एजेंट पकड़ लिए गए जिनको खामनेई की एग्जैक्ट लोकेशन, अंतिम समय की लोकेशन ढूंढनी थी और अमेरिका को शेयर करनी थी। और कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अगले ही दिन गोपनीय रूप से इजराइल के उन दोनों मोसाद के एजेंटों को फांसी के फंदे पर लटका दिया, जिससे एक खुफिया तंत्र के बीच में एक खाई पैदा हो गई। जो 2 प्रमुख एजेंट थे, अमेरिका चाहता है कि हमला बिल्कुल उस सटीक सूचना की तरह हो जैसी सटीक सूचना नसरुल्लाह के केस में मोसाद ने इजराइल को दी थी। इजराइल की खुफिया मोसाद का एजेंट रात के अंतिम क्षणों तक नसरुल्लाह के साथ था और नसरुल्लाह जब अपने ठिकाने की ओर रवाना हुए, उस एजेंट ने नसरुल्लाह से हाथ मिलाया था और हाथ मिलाने में कोई ऐसा पदार्थ नसरुल्लाह के हाथों पे लगा दिया गया जिससे नसरुल्लाह की लोकेशन ट्रेस होती चली गई। और जैसे ही वो अपने ठिकाने पर पहुंचे, जो जमीन से 7 मंजिला नीचे बताया जाता था, वहाँ पर इजराइल ने एक सटीक ऑपरेशन किया और नसरुल्लाह को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल ऐसी ही सूचना मोसाद के उस एजेंट से प्राप्त की जानी थी, लेकिन कहा जाता है कि इस बार ईरान सतर्क था। ईरान को 2 लोगों पर शक हुआ। ईरान ने उन दोनों को पकड़ लिया। वो खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद के जासूस निकले। उन्हीं को आयतुल्लाह अली खामनेई की लास्ट मिनट लोकेशन जाननी थी। चूँकि वो पकड़े गए, इसलिए आयतुल्लाह अली खामनेई की लोकेशन नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमला रुका हुआ है। और जैसे ही वो बेड़ा वहाँ अपनी जगह पहुँचेगा, जैसे ही लोकेशन मिल जाएगी, उसी क्षण अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। देखते हैं दोस्तों कि आखिर वो लोग सच सिद्ध साबित होते हैं जो कह रहे हैं कि ना, इस बार इजराइल डर गया, जो कह रहे हैं ना, फिलहाल ट्रंप पीछे हट गए, वो ग्रीनलैंड और कनाडा और वेनेजुएला में व्यस्त हो गए हैं, या वही लोग सच होते हैं कि ना इजराइल डरा है, ना अमेरिका ने अपने इरादों को टाला है, बल्कि अमेरिका अपने इरादों को पूरा करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही ये उचित समय प्राप्त होगा, उचित समय आएगा, अमेरिका अपने हमलों को अंजाम देगा। लेकिन ईरान सरकार जिस तरीके से इस वक्त अपने एयर स्पेस कुछ खुलकर बोल रही है, खुलकर कह रही है कि हाँ, ईरान के अंदर मस्जिदों को आग लगाई गई, खुलकर कह रही है कि ईरान में प्रदर्शनकारी मारे गए, खुलकर कह रही है कि हम अब प्रदर्शनकारियों को ढूंढेंगे, मारेंगे, उन्हें टॉर्चर करेंगे, उससे ये तो लगता है कि शायद ईरान सरकार को यह विश्वास जरूर है कि अब हमला नहीं होगा। देखते हैं कि क्या ईरान का ये विश्वास सच निकलता है या ईरान भ्रम में जीता है और अचानक इजराइल और अमेरिका की सेना आएंगी
और 55 ठिकानों के अपने टारगेट को पूरा करके वापस चली जाएंगी। देख, आज के चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।